नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में प्रेस वार्ता कर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रशासन चुनाव लड़ रहा था उसकी तरफ से जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैनपुरी के मतदाताओं की जीत ही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। जो नेताजी ने मेल जोल की, भाईचारे की, स्वार्थ की राजनीति की है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके दोनों के सपनों को जो नेताजी ने रास्ता अपनाया उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 के में जो ये परिणाम है, इसने एक नई ऊर्जा दी है। 2024 के लिए नया रास्ता खोला है, नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जनता को। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय शिवपाल चाचा जी, उनका भी दल समाजवादी पार्टी में साथ आ गया है और अब एक ही झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे। किस तरीके की जिम्मेदारी मिलेगी चाचा को? किस तरीके की आगे की रणनीति है कि जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, और हमारा किसान जो दुखी है, जो किसान की तकलीफ और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2022 में मेयर और 2 पार्षदों के क्षेत्र वार्ड नंबर 4 में वहां की जनता ने पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली, सड़क और जन सुविधाओं से संबंधित मूलभूत समस्याओं का कोई भी विकास 5 वर्षों में पार्षद और मेयर के द्वारा नहीं किया गया है। नगर निकाय का शुरू होने वाला है। जिस क्षेत्र में मेयर, ये वार्ड नंबर 4 है, जहां मेयर भी रहते हैं और यहाँ पार्षद भी है, इस से हम शुरुआत कर रहे हो। यहाँ के लोगों से इस वार्ड की जन समस्या को जानेंगे कि 5 सालों के अंदर यहाँ के पार्षद और मेयर ने, जबकि मेयर का यहाँ का वार्ड है, यहीं रहते हैं मेयर, तो जानते हैं लोगों से राय कि 5 सालों में पार्षद और मेयर ने मिलकर क्या विकास कार्य किया। तो इसी बीच हमारी कुछ महिलाएं हैं, इन महिलाओं से जानेंगे कि क्या समस्या थी यहाँ की और इन समस्याओं पर कितना विकास हुआ। तो आप बताएं माता जी, आपका नाम क्या है? बिल्किस। तो बिल्किस जी, आप बताओ, 5 सालों से यहाँ के पार्षद ने, यहाँ का पार्षद कौन है, किस पार्टी का है? अच्छा, तो उस पार्षद ने यहाँ पे क्या विकास किया? कुछ नहीं किया। आप बताएं कि आप इसी वार्ड में रहने वाले, वार्ड नंबर 4 है, तो ये बताइए, यहाँ मेयर भी रहते हैं और यहाँ पार्षद भी, किस पार्टी के दोनों? बीजेपी के हैं। तो उन्होंने इस वार्ड पर कितना विकास किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो गली भी टूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं किया। पानी कुछ भी, पानी का कोई टाइम ही नहीं है। 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, नहीं भी आएगा। लाइन जो डली हुई है, ये सिर्फ ऐसी ही पड़ी है, दिखावटी, कुछ नहीं है इसमें, अंदर कुछ भी नहीं है, लोया है बस। अगर आपने इस विषय पर पार्षद से बात की तो पार्षद का क्या कहना था? आ जाएगा, अभी तक तो आया नहीं है। अब क्या कहता? तो चुनाव आने वाले, अब ये कहता है मेरा काम ही खत्म। जब काम खत्म है तो क्या बोले उससे? अच्छा, आप बताओ, आप भी यहाँ रह रही है, काफी समय से आपने उतार चढ़ाव देखा होगा। आप बताइए कि पार्षद ने 5 साल में क्या कार्य किया? पार्षद ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जो पाइपलाइन डलवाई है, उनमें पानी नहीं आता है। और बीजेपी ये कहती है, बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार ये कहती है, मेयर भी है कि हमने काफी विकास कराया लोगों। कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, किसी ने भी कुछ नहीं कराया। ऐसा आपको कैसे लगता है कि कुछ नहीं कराया? आधी रात में पानी आता है, बताओ। आदमी काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, बच्चे और नींद खराब कर रहे हैं। नमामि योजना के अंतर्गत ये लाइन डलवाई है, इसमें कुछ नहीं आता। 2-4 दिन पानी आया है, कहते हैं कि चाबी अभी पूरी तरह से फिटिंग ही नहीं हुई है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। चाबी बंद कर देते हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है और यहाँ के पार्षद गली बनी, न पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुछ भी कोई सुविधा ना है। तो मतलब 5 सालों में यहाँ के पार्षद ने कोई काम नहीं कुछ ना करो, खाली ये पाइपलाइन डलवाई है, बस ये किया। जैसा है वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ 5 सालों के अंदर। मेयर के पास ना तो सरकारी कर्मचारी आते हैं नालियों को सफाई करने के लिए। 2-2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं, नालियों में कीड़े पड़ने के लिए। बताओ कि और भी इसके अलावा और क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है, सबसे ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा
पूरी गली की यही प्रॉब्लम है, गंदगी रहती है। अच्छा ये बताओ और क्या समस्या हो सकती है? यही समस्या है, बस गंदगी रहती है, नाली में कीड़े पड़े रहते हैं, सफाई नहीं होती है, बस पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। अभियान के अंतर्गत खारी पानी बिल्कुल नहीं आता है, मीठा पानी रात में आता है, ना नींद खराब करते हैं, उठते हैं, कभी उठ जाते तो बढ़ जाता है, सोते रह गए तो रह गए। पानी की और गंदगी रहती है, समस्या 5 सालों से दूर नहीं हुई आपकी? नहीं हुई है। और तो आपने सुना इन महिलाओं को, इनका कहना ये है कि 5 वर्षों में पानी की, बिजली की और फर्श की और सफाई की कोई व्यवस्था इस वार्ड में नहीं हुई, जबकि इस वार्ड में मेयर भी है और पार्षद भी है, और एक नहीं, इस वार्ड में 2 पार्षद है, एक मनोनीत पार्षद है और एक जनता के चुने हुए पार्षद है। कैमरामैन उमेश भदौरिया के साथ आर्या न्यूज। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल बीच शहर बस्ती के अंदर है और यहाँ पे धार्मिक मस्जिद बनी हुई है, इसलिए जो नीली का आम रास्ता है, यहाँ आने जाने वालों के लिए परेशानी होती है और यहाँ के लोग इतना परेशान है गंदगी से कि बदबू फैलती है, कीड़े गिर रहे हैं। यहाँ 5 साल यहाँ दो पार्षद, एक मेयर भी है, मेयर का क्षेत्र भी है। मेयर ने पार्षदों ने कितना? 2 पार्षद है, किसी काम के नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं। अब यह देख सकते हैं किस कदर गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब कहें किसका कोई सुनता नहीं है, कर्मचारी नहीं सुनता, अधिकारी नहीं सुनता, मेयर पार्षद नहीं सुनता, MLA MP नहीं सुनता। ये सरकार तो गूंगे घरों की है, ये तो मनमानी सरकार है, ये तो टेररिस्ट सरकार। कानपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि सरकार के द्वारा किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों को उन्नतशील बीज और खाद दिए जा रहे, तो वहीं ऐसे में किसानों की तैयार हुई फसलों को अच्छे दामों पर बिकवाने के लिए सरकारी धान खरीद केंद्र खुलवाए गए हैं, जहां किसानों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने धान खरीद केंद्र अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। आबाद में क्या सर शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि हम 5-6 दिन से बराबर यहाँ आ रहे हैं, कभी मैडम मिलती नहीं है, तो फ़ोन लगाओ फ़ोन लगता नहीं है। इनके बाबू से कहा कि बात करा दो, उन लोगों ने कहा कि भी 10 मिनट में हम बात कराते हैं, बात कराई नहीं, ना तो टोकन मिल रहा है। तो ये किसान के साथ इस तरीके का व्यवहार करना ठीक नहीं है इनका। कितनी धान लेकर आए? धान तो अभी नहीं लाए, धान हमारा लगभग 80 कुंटल होगा स्वयं का। हाँ, रजिस्ट्रेशन हमारे पास कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन है। केंद्र वाले क्यों तालाबंदी कर रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? वो हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है, केवल एक व्यक्ति विशेष किसी मिल वाले के हिसाब से ये सेंटर चल रहा है। हाँ, और फीडिंग जो ऑनलाइन हमेशा रहती थी वो ऑनलाइन नहीं दिखाई पड़ रही, ऑफलाइन है, ताकि किसान या हम लोग ये ना जान। क्या मामला है? हमसे मांग रहे हैं बिल, बीज बिल, आधार कार्ड, फोटो कापी, पासबुक की फोटो कापी, फोटो, और अन्य लोग जो आते हैं उनको कोई कागज नहीं पूछते हैं, ऐसे पंजीकरण रख लेते हैं, दे देते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ADM साहब ने दौरा किया था, तो क्या लगता है कि इनके अधिकारियों का दौरा करने से यहाँ पे अधिकारी फिर भी मनमानी कर रहे हैं? SDM साहब यहाँ जो हमारी समस्या थी वो आपको बता दी, SDM साहब को हमने देखा भी नहीं है दौरा करते। आए होंगे लेकिन हमसे पहले आए होंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप परेशान हैं, इस तरीके से सभी किसानों को परेशान किया जा रहा है? कई लोग लौट गए। ठीक, तो आपने अभी किसी मैडम से कहा नहीं कि मैडम हमें कागज दीजिएगा, हमें टोकन दीजिएगा धान लगाने? 2 बार आ चुके हैं, 23 तारीख को तब लोग डाल दिया था और आज आए तो फिर भी आज वापस। अच्छा, अब धान अगर नहीं यहाँ पे ली जाती है, आपको लौटाया जाए परेशान, तो कहाँ बेचेंगे जाकर फिर? तो प्राइवेट बेचेंगे जाके। तो ऐसा ये प्राइवेट बेचने का सभी किसानों के साथ करती हैं क्या? अब ये तो यही जाना है, सभी जो परेशान हो जाता है उसे वो प्राइवेट बेचता है। आप कब से परेशान हैं? हम 23 तारीख को आए थे यहाँ टोकन लेने, तो बराबर परेशान है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता संदीप कुशवाहा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी प्रियंका जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला जो रसूलाबाद के बिल्डोर रोड पे धान क्रय केंद्र का मामला है, जहां पर किसान अपने धान लेके जाते हैं, लेकिन उनकी के धानों को जो वहां विक्रय करने वाले हैं वो लोग नहीं लेते हैं। मामला ये उजागर जब हुआ है, किसानों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, तो इस मामले को
को जिले के उप जिलाधिकारी जितेंद्र कटियार जी को सूचना दी गई। जितेंद्र कटियार जी ने औचक निरीक्षण कर जहां केंद्र बने हुए हैं वहां पे वो मौके पे पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में वहां पे उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन साफ बात ये होती है कि जब जिले के जिला अधिकारी नेहा जैन ने कह चुकी हैं कि इसके किसानों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी धानों को खरीद लिया जाए और उसके बाद में कागजी कार्रवाई जो हो टोकन की है वो कर लिया जाए। लेकिन वहां पे जो बैच दलाल बैठे हुए हैं, जो कागज चेक करने वाले हुए हैं, वो लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जिन दलालों की आप बात कर रहे हैं उनमें इतना मनोबल कैसे आया, इतना ज्यादा उनमें गुरूर या फिर कहें कि इतना ज्यादा उनमें ये कैसे जोश आया कि वो अधिकारियों की बात को अनदेखा कर दें? जी, आपको बता दें ये कई सालों से जिले में चल रहा है कि क्या नाम जो किसान जहाँ पे वहाँ धान लेके जाता है और रजिस्ट्रेशन करवा के जाता है, लेकिन जो वहाँ के जो खरीद कान बैठे हुए हैं वो कोई ना कोई कमियां निकाल देते हैं, जिससे किसान आज नहीं लेके कल लेके आओ, कल लेके नहीं परसों लेके आओ, लेकिन किसान वो परेशान हो जाता है। वहीं में ही उसी क्रय केंद्र में बिचौलिए लगे होते हैं जो उनके धान को खरीद लेते हैं वही मौके पे और वो उसी धान को बेचते हैं वहाँ पे। संदीप, किसानों की सुविधाएं बनी रहें इसके लिए धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं और किसान यहां पर अपनी तैयार हुई फसलों को बेच सकें। किसानों को ऐसी सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं सरकार की तरफ से और डीएम ने भी औचक निरीक्षण किया है। लेकिन बीच में जो दलाल फंस जाते हैं उनमें कहां से इतना हिम्मत आई, कहां से इतनी हिम्मत आई कि वो अधिकारियों की बात को अनदेखा कर दें, क्योंकि अधिकारियों ने तो कह रखा है कि किसानों को भरपूर सुविधाएं दी जाएं। हालांकि अब दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है संदीप कि अगर किसान यहां पर अपनी फसलों को नहीं बेचेंगे तो आखिर कहां बेचेंगे? जी, यही एक सवाल उठता है कि जिस जिले में जितने किसान हैं वो अपनी जो धान में फसल होती है वो क्रय केंद्र पे बेचने के लिए के रहते हैं, क्योंकि उनको क्रय केंद्र पर उचित दाम मिल जाता है। लेकिन जो बिचौलिए जो बीच में लगे होते हैं ये मिलों से अपने सेट किए होते हैं कि चाहते हैं कि हमारे किसान जो है मिल में आके बेचे और वो हम इकट्ठा करके पूरा क्रय केंद्र पे बेचा करें। लेकिन अधिकारियों के कहने के बाद भी जो वहाँ के क्रय केंद्र जो अधिकारी होते हैं वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारियों के कहने के बाद भी अगर बिचौलिए इस तरीके की हिम्मत दिखा रहे हैं संदीप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मनमानी चल क्यों रही है और क्या किसानों ने अभी तक इस पर कोई शिकायत दी है, और अगर शिकायत दी है तो इस पर कार्रवाई क्या हुई है? इस मामले को जो जिले के उप जिलाधिकारी को संज्ञान किया गया तो जिले के उप अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर सबको दिशा निर्देश किए हैं कि कहा गया है कि क्या नाम आगे किसानों की किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो। अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये तो पहले से ही बात स्पष्ट है संदीप कि उन्होंने निर्देशित किया है, लेकिन फिर भी अगर इतनी हिम्मत आ रही है तो क्या वहां पर जितने भी धान क्रय केंद्र हैं वहां पर इस तरीके की समस्याएं आती हैं और किसान इसे कैसे फेस करते हैं? जी, एक सवाल उठता है कि क्या नाम है किसान अपने जो धान लेके आता है या अपनी फसल लेके आता है वो अच्छे दामों में बेचने के लिए सरकारी गोदाम पे लेके आता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कोई ना कोई। चलिए, धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो किसानों ने मनमानी का आरोप लगाया है, किसानों ने अधिकारियों को शिकायत भी दी है। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और निर्देशित किया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई के बीच में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिचौलिए जो कि किसानों को लगातार परेशान कर रहे हैं वे परेशान ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। रायबरेली से खबर है, बता दें कि मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे स्थित और बीच के पास मामूली सी बात को लेकर गाली गलौज हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से हो रही इस मारपीट में बीच बचाव किया।
कानपुर देहात में एक नाबालिग लड़की का शव शीशम के पेड़ में दुपट्टे के फंदे के सहारे लटका मिला। नाबालिग युवती एक दिन पहले अपनी सहेली के साथ खेतों पर कुछ काम से गई थी। परिजनों ने खोजबीन की और युवती का जब पता नहीं चला, हालांकि परिजन लगातार युवती की तलाश कर रहे थे। दूसरे ही दिन उसी नाबालिग युवती का शव गांव के बाहर एक पेड़ के फंदे के सहारे लटकता हुआ जब परिजनों ने देखा, ग्रामीणों ने देखा तो इलाके भर में हड़कंप मच गया। आज दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई बरौर थाने में कि एक 15 वर्षीय लड़की का शव बरौर कस्बे के बाहर ही खेतों में शीशम के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है। और परिजनों ने के सूचना के आधार पर बरौर पुलिस मौके पर पहुंची वहां पे और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया और जांच पड़ताल कराई गई। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई। कल माई बिटिया शाम को गायब हो गई थी, फिर आज खेतों में मिली है लटकी फांसी पे। जब फिर हम तो फिर हमें नहीं, फिर हमें पता ही नहीं, हम घर पे थे थाने। रायबरेली में बीते 11 माह पूर्व जिले के महाराजगंज सर्किल क्षेत्र में जहरीली कच्ची शराब से लगभग 1 दर्जन मौतों की गूंज। शासन तक जाने के बाद भी जिम्मेदारों की लचर कार्यशैली के चलते अवैध शराब का धंधा जिले में कुटीर उद्योग बनता चला जा रहा है। लगातार दबिश की जा रही है इस पर। लगातार आपका निरीक्षक क्षेत्र 1 जो है नए आए हुए हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई की जाएगी इस पर। कोई इस तरीके से प्रकरण संज्ञान में नहीं आएंगे। भदोखर थाना जो पड़ता है, भदोखर थाने से लगभग 300 मीटर दूर सामने, तो इसमें क्या माना जाए कि क्या पुलिस पर कार्रवाई नहीं करती है? नहीं, पुलिस के साथ संलिप्त, पुलिस के साथ संगठित होकर के हम लोग दबिश करते हैं। पूरा प्रोग्राम भी चलाया जाता है, ठीक तरीके से कार्रवाई भी की जाती है। फिर भी अगर ऐसा प्रकरण है तो फिर लगातार कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में शिकायतें आ रही हैं जो इस समय कुछ शराब की बोतलें उस पर ढक्कन ढीला होता है या काफी लूज होता है, इसमें शराब की बोतलें, मतलब शराब जो है गिरती हुई नजर आती है। नहीं, इस तरीके से तो कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आए हैं, लेकिन अगर कोई प्रकरण आए तो उसको। लखनऊ के एक होटल में जिसका नाम कबीर है, जिसमें भीषण आग लग गई। होटल के नीचे बनी दुकान, उसमें भीषण आग लग गई। दुकान मालिक की लापरवाही से ये भीषण आग लगी। आपको बताते चले कि होटल में आग लगने से पूरे इलाके भर में हड़कंप मच गया। वहीं होटल में इस दौरान कोई भी अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। अभी मैं आया था खाना लेने लड़कों को, यहाँ जो है सिलेंडर पे जलाई आग और खाना जो तेल में डाला तो तेल में जो पानी नहीं चला गया, उसकी वजह से आग झपट उठी। वो जो है बराबर में सिलेंडर उसने लड़के ने नादानी में रख दिया, तब थोड़ी दूरी पर था तो वो आग लगी तो हम लोग डर गए। वो सिलेंडर का उसका नोजिल हिल गया, वो रेगुलेटर जो होता है उसी से जो है गिर गया सिलेंडर। जब सिलेंडर गिरा तो उसका रेगुलेटर जो हिला उसी की वजह से लपट पड़ा। अभी मैं आया। गुजरात चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न कानपुर में भी देखा गया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई, राहगीरों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। जो भारत का शेर रहता है, ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में आज ऐसी जीत हुई है जो पूरे भारत में एक ऐतिहासिक जीत के रूप में नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक जश्न का माहौल है। जो अन्य पार्टियां कहती थी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कि अब की वो नीच हैं, वो इस प्रकार के जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय मोदी जी के लिए की गई, उस प्रकार की जनता, गुजरात की जनता ने आज दिखा दिया है कि पूरे भारत का नेता एक ही है। मैनपुरी से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि डिंपल यादव ने जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है। बता दें कि डिंपल यादव ने जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र लिया है। साथ में उनके अखिलेश यादव पूर्व सांसद
तेज प्रताप यादव और बाकी सपाई मौजूद रहे। आप भी जानते हैं हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं, ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके। वहां पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चंद्रशेखर यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता को, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचना। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलोई खेड़ा गांव का है, जहां पर देर शाम छोटी सी बात को लेकर दबंगों ने युवक के ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और उसे मरणासन अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। हालांकि ग्रामीणों की मदद से घायल को बछरावा सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज हो गया है। ये मामला कल्लुई खेड़ा पोस्ट राजा मऊ, रामलाल जिनकी उम्र 35 साल है, पिता जिनके लेट हरिश्चंद हैं, इनके सर में चोट लग करके लाए गए हैं। इनका प्राथमिक इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल के संदर्भित करके हमारे वास्तव में भगत के लड़का, इनका नाम है श्रीकांत रविकांत जी। इन दो भाई ने मिलकर संपत्ति विवाद में रिश्तों का कत्ल होता रहा है, लेकिन महज 2 फीट जमीन के नीचे बड़े भाई के द्वारा जमीन के लिए दो भाइयों में तनातनी हो गई। जमीन के लिए बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है इस घटना ने, जहां पर 2 फीट जमीन के लिए एक भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक हत्या के अभियुक्त धर्मेंद्र सन ऑफ मुराली, जंगल तिकोनिया नंबर 1, टोला कहवटिया के रहने वाले को गिरफ्तार किया है। और लेकिन यह है कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास यह व्यक्ति शराब पी के अपने घर पे आया और इसकी अपने ही भाई और भाई की पत्नी के साथ गाली गलौज किया। इनका एक संपत्ति का विवाद है, जो कि 1 फीट से 2 फीट का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर था। इनकी मां ने बताया कि आप दिन के समय में आप इस समय जो भी विवाद है उसका निस्तारण कर लीजिए, लेकिन इनका गाली गलौज बढ़ा और गाली गलौज के बाद में इस व्यक्ति ने साखू की लकड़ी से सिर पे वार किया, जिसकी वजह से इसका भाई। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।